वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में यूरोप महाद्वीप के भौतिक विभाग के बारे में जानेंगे। साथ साथ यहाँ के पर्वतों, नदियों, खाड़ियों तथा प्रायद्वीपों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इस मानचित्र में हम देखेंगे कि ये जो महाद्वीप है ये यूरोप है, जो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अब अगर इसकी जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये महाद्वीप जो है वो थर्ड नंबर का महाद्वीप है, जबकि एरिया वाइज देखेंगे तो ये महाद्वीप सिक्स्थ नंबर में आता है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि जनसंख्या दृष्टिकोण से ये थर्ड नंबर का महाद्वीप है, और एरिया वाइज ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये आपका सिक्स्थ नंबर का महाद्वीप है। और ये जो महाद्वीप है ये पूरे धरातलीय भाग का 6.8% घेरे हुए है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। अब हम लोग देखेंगे इसका अक्षांशीय विस्तार। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर सॉरी लैटीट्यूड लाइन है, मतलब विषुवत रेखा है ये 0 डिग्री। तो यहाँ आते आते ये 35 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ से 35 डिग्री नॉर्थ यहाँ से शुरू होता है, और ये इसका विस्तार जो है सो 80 डिग्री यहाँ पे 80 डिग्री नॉर्थ तक इसका विस्तार पाया जाता है। जबकि इसका देशांतरीय विस्तार जो है, देशांतरीय विस्तार आपका यहाँ देखेंगे ये 10 डिग्री वेस्ट से शुरू होता है, 10 डिग्री वेस्ट से शुरू होता है, और आपका ये 60 डिग्री यहाँ देखेंगे ये 60 डिग्री ईस्ट तक जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ये है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर एक लाइन जाता है देशांत 0 डिग्री देशांतर लाइन, जो आपका इंग्लैंड यहाँ पे है, इंग्लैंड से होकर जाता है। यहाँ पे इंग्लैंड में ग्रीनविच वेधशाला है, उसी के यहाँ पर देखेंगे आप लोग ये ग्रीनविच वेधशाला है, वहीं से होकर ये लाइन गुजरती है। और ये लाइन टाइम लाइन है जो पूरे विश्व का समय को यहीं से निर्धारित होता है। समझ लीजिए पूरा विश्व का समय यहीं से निर्धारित होता है। इसके बाद हम लोग इसके बाउंड्रीज के बारे में देखेंगे। तो बाउंड्रीज के बारे में देखेंगे तो ये इसका ये इधर नॉर्थ साइड है, तो यहाँ पर आपका आर्कटिक महासागर हो गया, जबकि यहाँ पर ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी यहाँ पर है दक्षिण में, जबकि वेस्ट साइड में इधर आपका एटलांटिक, ये जो एरिया देख रहे हैं ये एटलांटिक महासागर है, जबकि पूरब में ये एशिया से घिरा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्थल भाग 3 ओर जल से घिरा हो और एक ओर स्थल भाग से घिरा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलते हैं। इसलिए इस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप बोला जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट इसको हम लोग अब थ्योरी के माध्यम से थोड़ा देख लेंगे कि यूरोप महाद्वीप जो है, यूरोप महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा और क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का छठा महाद्वीप है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। उसके बाद इसका अगर अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो ये 35 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड से लेकर 80 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड तक है, और इसका देशांतरीय विस्तार अगर देखेंगे तो ये 10 डिग्री वेस्ट से लेकर 60 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है। जबकि इसका बाउंड्री में देखेंगे आप लोग, वहाँ देखें मानचित्र में देख लिए आप लोग कि उत्तर में ये आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है, और पूर्व में एशिया है।
0 डिग्री देशांतर जो प्राइम मेरिडियन लाइन है वो आपको लंदन से होकर गुजरती है और साथ में ये फ्रांस और स्पेन से होकर भी गुजरती है। ये संपूर्ण क्षेत्रफल का धरातलीय क्षेत्रफल का 6.8% एरिया घेरता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इस मानचित्र में हम लोग यूरोप के विभिन्न देशों की स्थिति के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग कि कौन देश कहाँ पर है। ये ज़रूरी है आपको जानना कि कौन देश कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं, ये कंट्री सबसे वेस्ट साइड में ये पोर्चुगल है, जिसको हम लोग पुर्तगाल बोलते हैं। तो याद रखेंगे ये पुर्तगाल है, इसकी राजधानी लिस्बन है। इसके बाद ये जो कंट्री देख रहे हैं ये स्पेन है, इसका अगर राजधानी जो है वो मैड्रिड है। जबकि ये फ्रांस है, ये जो देख रहे हैं आपको ग्रीन कलर में ये फ्रांस है। तो ये आपका इसकी राजधानी अगर देखें ये पेरिस है। तो ये लगातार यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, तो इस तरह इस क्रम में आप अगर देखते जाएंगे मैप में तो हमको लगता है कि याद रहेगा आप लोग को। तो ये तीनों कंट्री आप लोग याद रखेंगे सिलसिलेवार ढंग से। उसके बाद जो कंट्री आता है वो है जर्मनी। ये इम्पोर्टेंट देश है यूरोप का, जर्मनी। जर्मनी के बगल में ही यहाँ पर 3 छोटे-छोटे देश हैं, आप लोग देख रहे हैं। ये सबसे ऊपर वाला जो ये देश है, ये नीदरलैंड है। ये छोटा वाला देश जो है, ये आपको ये बेल्जियम है। और यहाँ पर एक छोटा-सा देश होगा, आप लोग मैप में देखेंगे तो यहाँ एक छोटा-सा देश नज़र आएगा, वो लक्ज़मबर्ग है। ये तीनों कंट्री को बेनेलेक्स कंट्री बोला जाता है। बेनेलेक्स, BENELUX, बेनेलेक्स कंट्री कहलाता है, ये याद रखेंगे, बेनेलेक्स कंट्री। उसके बाद तो यहाँ तक आप लोग देख लिए कि ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है। यहाँ पे बेनेलेक्स कंट्री आप लोग देख लिए तीनों। उसके बाद ऊपर थोड़ा सा चलेंगे तो ये डेनमार्क है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये डेनमार्क, ये आपको पशु उद्योग के लिए काफ़ी विकसित है वर्ल्ड में। वर्ल्ड में 2 ही देश विकसित हैं, एक ये डेनमार्क और दूसरा न्यूजीलैंड, जो अपना पहचान पशु उद्योग माने पर पशु उद्योग यहाँ का विकसित, पशु से संबंधित उद्योग यहाँ से विकसित है। इसलिए वर्ल्ड में ये 2 देश ऐसे हैं जो अपना पहचान बनाए हुए हैं। यहीं पर आपका जो है सो 100 लीटर दूध देने वाली गाय फ्रीजियन गाय यहीं पे मिलती है। इसके बाद ऊपर हम लोग चलेंगे तो ये ऊपर में 3 देश आपको नज़र आ रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये है आपका नॉर्वे, ये आपका हो गया स्वीडन और ये फिनलैंड। ये याद रखेंगे तीनों, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री बोला जाता है इसको, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद उससे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर 3 देश हैं, ये तीनों देश याद रखेंगे। ये तीनों देश है एस्टोनिया, उसके बाद लाटविया और लिथुआनिया। इसको बाल्टिक कंट्री के नाम से जानते हैं, ये याद रखेंगे। ये यहाँ पे बाल्टिक सी है, जिसके कारण ये तीनों देश जो है, ये तीनों देश क्या कहलाते हैं, बाल्टिक कंट्री कहलाते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका एक देश है, यहाँ पर ये देश देख रहे हैं जो येलो कलर का, ये है आपको बेलारूस, ये कंट्री। उसके बाद यूक्रेन, और यहाँ पे जो कंट्री देख रहे हैं ये आपको, यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री देख रहे हैं, ये है मोल्डोवा। तो ये तीनों इस तरह से, ये तीनों याद रखेंगे। मतलब हम लोग इधर से मूव करते हुए आ रहे हैं, ध्यान में रखेंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पर एक कंट्री आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो है सो आपका एक कंट्री है, यहाँ से आप देखेंगे हम लोग, ये आपका छोटा सा कंट्री, सुंदर देशों का ये सुंदर देश के गिनती में आता है। यहाँ पे ये स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड से हम लोग चलेंगे तो इसके साथ में ये इटली है। इसके बाद इधर हो गया आपको ऑस्ट्रिया,
ये चेकोस्लोवाकिया है, ये दोनों देश कभी एक साथ हुआ करते थे, अभी दोनों अलग-अलग हो गए हैं। चेक गणराज्य हो गया और ये स्लोवाकिया अलग-अलग हो गया। ये हंगरी हो गया, ये रोमानिया हो गया। उसके बाद यहाँ पर छोटे-छोटे कंट्री हैं, ये देखेंगे आप लोग। ये आपका क्रोएशिया हो गया, ये स्लोवेनिया हो गया। यहाँ पे ये कंट्री को ये बाल्कन कंट्री बोला जाता है, छोटे-छोटे देश हैं। जैसे यहाँ पे आपका ग्रीस है, मैसेडोनिया है। ये मैसेडोनिया में जो जहाँ का सिकंदर था, ये मैसेडोनिया यहीं पे यहीं का वो था सिकंदर। ये आपका बुल्गारिया हो गया, ये हो गया सर्बिया, है ना? और ये तुर्की है, ये तुर्की का छोटा-सा भाग जो है आपका ये यूरोप में आ जाता है और ये बड़ा हिस्सा आपका एशिया में रहता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ा यूरोप का सबसे बड़ा जो है देश, वो है ये रसिया है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये रसिया है, रूस जिसको बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ा कंट्री है। ये कंट्री केवल यूरोप का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा कंट्री है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर 3 देश हैं जिसको कॉकेसस राज्य कहते हैं। कॉकेसस राज्य में 3 देश आते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान। ये जो देख रहे हैं ये तीनों कंट्री यहाँ पर हैं। उसके बाद इधर अब हम लोग इधर आते हैं, देखते हैं यहाँ पर आपका एक देश है आइसलैंड। ये आइसलैंड हुआ, यहाँ का जो राजधानी है वो ये आपको रेयकविक कहलाता है, जो पूरा विश्व का सबसे उत्तरी राजधानी अगर पूछा जाए आपसे तो बताएंगे रेयकविक। रेयकविक ये जो है सो राजधानी है इसका आइसलैंड का। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये जो क्षेत्र है ये पूरा ये आपका ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। तो यहाँ पर 3 देश हैं, ये स्कॉटलैंड है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये इंग्लैंड है ये एरिया, और यहाँ पर वेल्स है। इस तरह से ये 3 देश मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। और अगर ये देश जो देख रहे हैं येलो कलर में ये आयरलैंड है। तो आयरलैंड का जो उत्तरी भाग है इसको अगर ग्रेट ब्रिटेन में मिला देते हैं तो ये यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं यूके, ये यूके बन जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इतने कंट्री जो हैं सो इस यूरोप महाद्वीप में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूरोप के भौतिक विभाजन। तो संरचना और प्राकृतिक स्वरूप की दृष्टि से यूरोप को जो है सो 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है जो वो उत्तर पश्चिम का, ये जो देख रहे हैं उत्तर पश्चिम का अति प्राचीन उच्च भूमि, अति प्राचीन उच्च भूमि। दूसरा जो है ये है मध्य का विशाल मैदान। उसके बाद तीसरा देखेंगे आप लोग, तीसरा देखेंगे ये मध्यवर्ती उच्च भूमि है, और चौथा आपका दक्षिण का पर्वतीय भाग है। यहाँ नक्शा में हम लोग चारों को स्थिति देखेंगे तो ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये क्षेत्र आपका उत्तर पश्चिम का अति प्राचीन भूमि है ये। इसमें आपको स्कैंडिनेवियन और ये आपका ब्रिटेन वाला क्षेत्र आ जाता है, कुछ क्षेत्र यहाँ पे स्पेन और पुर्तगाल का भी आ जाता है। तो ये यूरोप का सबसे प्राचीन स्थल भाग है, ये समझ लीजिए सबसे प्राचीन। इसको यूरोपियन शील्ड भी बोल सकते हैं इसको। ये यूरोप का सबसे प्राचीन स्थल भाग है। दूसरा जो देख रहे हैं ये ग्रीन कलर में, ये यूरोप का मध्य भाग का विशाल मैदान जो है ये कहलाता है। विशाल यूरोप का विशाल मैदान जो पूरे यूरोप का बहुत बड़ा एरिया को ये कवर करता है। ये जो ग्रीन कलर देख रहे हैं ये मैदानी भाग है यूरोप का। उसके बाद ये जो देख रहे हैं ऑरेंज कलर में ये आपका सेंट्रल उच्च भूमि कहलाता है,
और ये पर्पल कलर में देख रहे हैं, ये पर्वतीय दक्षिण का पर्वतीय भाग कहलाता है। तो इस प्रकार यूरोप को 4 भौतिक विभागों में बाँटा गया है। यहाँ पर हम लोग थ्योरी के माध्यम से देखेंगे कि पहला जो है वो उत्तर पश्चिम का अति प्राचीन उच्च भूमि, यह यूरोप का सबसे प्राचीन भूभाग है, जैसा कि हमने बताया ऊपर में, और इसे उत्तरी हाईलैंड्स के रूप में जाना जाता है और ये यूरोप के पश्चिम भाग में है। इसमें स्कैंडिनेवियन कंट्री जो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ये सब जो कंट्री है, फिनलैंड, आइसलैंड, स्कॉटलैंड, ये सब देश इसके अंतर्गत आते हैं। और ये भू आकृतियाँ प्राचीन काल में क्या है कि चट्टानों के हिमनदों का परिणाम है। और यहाँ का जो विशेषता है वो देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एरिया में दलदली भाग है, कुछ झीलें हैं, यहाँ पे बहुत सारे झीलें हैं और फियोर्ड ये निर्माण होता है इस एरिया में। इनके प्राचीन चट्टानों में, इनके जो है सो प्राचीन चट्टानों में देखेंगे आप लोग कि बहुमूल्य खनिज मिलते हैं। इनके जो चट्टानें हैं इसमें देखेंगे आप लोग कि बहुमूल्य खनिजें मिलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो लॉ अयस्क मुख्य है। आइसलैंड के उच्च भूमि में अनेक ज्वालामुखी मिलते हैं। आइसलैंड हम नक्शा में बताए थे आप लोग कि सबसे वो उत्तर में वो है, जिनमें कुछ सक्रिय जो है सो ज्वालामुखी हैं, जैसे माउंट हेक्ला है, माउंट डिंगजी फॉल है। ये प्रमुख ज्वालामुखी वहाँ पर है। इसके अलावे वहाँ पे गर्म झरने हैं और गेसर भी मिलते हैं, जिसमें ग्रैंड गेसर जो है वो प्रमुख है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि मध्य का विशाल मैदान। दूसरा जो भौतिक विभाग है वो है मध्य का विशाल मैदान। यह जो है सो राइन, बेसर, एल्बे, ऑडर और बिस्टुला जैसे विभिन्न शक्तिशाली नदियों के किनारे फैले हुए हैं। अभी हम लोग देखेंगे मैप में नेक्स्ट में। ये नदी घाटियाँ मौसमी फसल उगाने के लिए अनुकूल है। यह यूरोप का अधिकांश आधे हिस्से में कवर करता है। विशाल मैदान का फैलाव आपका दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड से लेकर उत्तर पूर्वी आपका फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और आपका उत्तरी जर्मनी, पोलैंड होते हुए रूस तक फैला हुआ है। इसका विस्तार है। पश्चिम की ओर यह पतला है, मतलब सकरा है, जबकि पूर्व की ओर ये मैदान जो है सो चौड़ा हो गया है। यहाँ पर ये जो एरिया है, ये यहाँ पे धात्विक खनिज काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। साथ में ये कोयला भी यहाँ बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। जबकि इसके पूर्वी भाग में जो है जो है ये समुद्री परतदार चट्टानों के ऊपर उठने से बना, जिसको ये यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा है मैदानी भाग, वो क्या है, परतदार चट्टानों के ऊपर उठने से बना है, जिसे रूसी प्लेटफॉर्म कहते हैं, ये याद रखेंगे। और यह विश्व का अत्यंत विस्तृत मैदानों में से एक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर तीसरा जो है सो ये मध्यवर्ती उच्च भूमि है, सेंट्रल अपलैंड, जिसको देखेंगे हम लोग, वहाँ नक्शा में देखें हम लोग। ये शिखर बड़ी खड़ी ढलानों, घाटियों और अवसाद के विशिष्ट परिदृश्यों का संग्रह है, जो पूरे मध्य यूरोप में फैले हुए हैं। यह पूर्व में बेल्जियम से पश्चिम में फ्रांस तक और दक्षिण में चेक गणराज्य और दक्षिण जर्मनी से लेकर उत्तर में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया तक फैला हुआ है, ये मध्यवर्ती उच्च भूमि। और अंत में हम लोग देखेंगे कि ये चौथा जो पॉइंट है भौतिक विभाग, ये है दक्षिण का पर्वतीय भाग। ये इसका विस्तार देखेंगे। ये भूमध्य सागर के ठीक उत्तर में दक्षिण मध्य यूरोप में स्थित है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ये दक्षिण फ्रांस, मोनाको के पास जो है दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट से स्विट्जरलैंड में, फिर उत्तरी इटली, ऑस्ट्रिया में, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, ये सब एरिया में इसका विस्तार पाया जाता है। लगभग 700 मील की दूरी तक ये जो है दक्षिणी पर्वतीय भाग फैला हुआ है।
अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विभिन्न पर्वत जो हैं इस महाद्वीप में, ये पर्वत कहाँ-कहाँ पर हैं, ये हम लोग देखेंगे। इसकी स्थिति को, ये पर्वत कहाँ-कहाँ पे स्थित है, मुख्य मुख्य पर्वत को हम लोग देखेंगे। यहाँ बहुत सारे पर्वत हैं, फिर भी हम लोग मुख्य मुख्य पर्वत के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये सबसे पहले यहाँ से चलेंगे तो ये जो पर्वत देख रहे हैं आप लोग, ये पर्वत जो है, ये पर्वत आपका पेरिनीज कहलाता है, जो आपका स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर एरिया में फैला हुआ है। तो ये याद रखेंगे, पेरिनीज पर्वत। कौन सा पर्वत है यहाँ पे? पेरिनीज पर्वत, जो स्पेन और फ्रांस का बाउंड्री में स्थित है। दूसरा जो पर्वत हम लोग देखेंगे, वो सबसे प्रमुख पर्वत है ये यहाँ पे, ये आल्प्स पर्वत है। ये देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आल्प्स पर्वत है। ये आपका इसका विस्तार अगर देखें तो ये आपका यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ये इतने देशों में ये फैला हुआ है। इसका सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें आल्प्स का, तो उसका नाम है माउंट ब्लांक। ये भी याद रखेंगे, क्या नाम है? माउंट ब्लांक। सबसे ऊंची चोटी किसकी? आपका आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है सो माउंट ब्लांक है, जिसका अगर हाइट की बात करें तो ये 4807 मीटर ऊंचा है। ये भी याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पर्वत है, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे यहाँ पे ये पर्वत जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक पर्वतमाला है, इसको डिनारिक आल्प्स के नाम से जानते हैं। ये पर्वतमाला यहाँ पे डिनारिक आल्प्स है, जो बोस्निया हर्ज़ेगोविना यहाँ पर देश है, और यूगोस्लाविया तक इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पे डिनारिक आल्प्स इसको बोलते हैं। ये भी याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक और पर्वतमाला स्थित है, कार्पेथियन पर्वतमाला इसको बोलते हैं। कार्पेथियन पर्वतमाला, ये आपका यूक्रेन, रोमानिया और पोलैंड में इसका विस्तार है। ये भी देखेंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पर ये लंबे ऐसा देख रहे हैं, ये कंट्री, ये इटली है, और इटली है, इसको बूट शेप कंट्री बोला जाता है। ये भी याद रखेंगे आप लोग। ये बूट शेप कंट्री जो इटली है, यहाँ पर एक माउंटेन है, इसका नाम है एपीनाइन। ये एपीनाइन है, जो ये इटली में फैला हुआ है। ये भी याद रखेंगे आप लोग। ये भी इम्पोर्टेंट पर्वत है, एपीनाइन पर्वत। यहाँ पर पेरिनीज था, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, पेरिनीज है, यहाँ पे एपीनाइन है, और यहाँ पे ब्रिटेन में आपको ये इंग्लैंड में एक पर्वतमाला है, जिसको पेनाइन पर्वत बोलते हैं। तो ये तीनों कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर आपका हो गया एपीनाइन, यहाँ पे पेरिनीज, और यहाँ पे पेनाइन। ये तीन पर्वतमाला एक ही जैसा नाम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पर्वत है, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये एरिया में जहाँ पे आपका ये जॉर्जिया, अज़रबैजान, रूस है, ये यहाँ पर ये पर्वतमाला फैला हुआ है। यहाँ पर ये 3 देशों में फैला हुआ है। इस पर्वतमाला का नाम है कॉकेसस पर्वत। कॉकेसस पर्वत याद रखेंगे, कॉकेसस पर्वत है ये, कॉकेसस पर्वत है ये। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो अगर हम बात करें, तो सबसे ऊंची चोटी इसकी आपका है माउंट एल्ब्रूज। यहाँ पे याद रखेंगे, इस चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रूज, नाम है एल्ब्रूज, एल्ब्रूज है नाम इसका, माउंट एल्ब्रूज। जो ये आपका ये यूरोप का, ये पूरे यूरोप का जो है सो सबसे ऊंचा माउंटेन है ये, जिसका हाइट 5642
5642 मीटर है, ये भी याद रखेंगे। ये पूरे यूरोप का सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट एल्ब्रूज, जो ये कॉकेसस माउंटेन पर स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पर आप एक देखेंगे, ये यूरॉल माउंटेन है यहाँ पर। ये यूरॉल माउंटेन है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है, ये माउंटेन। ये क्वेश्चन आता भी है कि वो कौन सा माउंटेन है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है, तो याद रखेंगे यूरॉल माउंटेन। यूरॉल माउंटेन के द्वारा ये आपको एशिया से सेपरेट होता है यूरोप, याद रखेंगे इसको। उसके बाद जो पर्वतमाला है यहाँ पे, ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन है, जो आपका नॉर्वे, यहाँ पे ये नॉर्वे और स्वीडन को सेपरेट करता है। यहाँ पर एक और पर्वतमाला है जिसको यहाँ पे नहीं है दिया हुआ, ये जोलेन पर्वत यहाँ पे स्थित है, ये भी याद रखेंगे आपको। अब इस महाद्वीप में हम लोग विभिन्न प्रायद्वीपों के बारे में देखेंगे। ऐसे तो बहुत सारे प्रायद्वीप हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रायद्वीप को जानना जरूरी है, वो देखेंगे आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ये सर्किल किया हुआ है, ये आइबेरियन पेनिनसुला कहलाता है, आइबेरियन प्रायद्वीप कहलाते हैं इसको। इसके अंतर्गत आपका जो कंट्री आ जाएगा वो स्पेन और पुर्तगाल आ जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये डेनमार्क वाला जो क्षेत्र है, डेनमार्क कंट्री, यहाँ पर इसको जूटलैंड पेनिनसुला कहलाता है, ये याद रखेंगे, जूटलैंड पेनिनसुला कहलाता है, जूटलैंड प्रायद्वीप कहलाता है ये। इसमें डेनमार्क और थोड़ा सा जर्मनी का हिस्सा भी आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये सर्किल किया हुआ, ये आपको स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहलाता है, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है। इसमें आपको नॉर्वे, स्वीडन, ये सब कंट्री आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इटालियन पेनिनसुला है, ये इसमें इटली मुख्य रूप से आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे बाल्कन प्रायद्वीप है, बाल्कन पेनिनसुला। उसके बाद क्रीमियन पेनिनसुला यहाँ पर है। तो इस तरह से ये प्रमुख पेनिनसुला है यहाँ के, ये ध्यान में रखेंगे। इसीलिए इसको, इस महाद्वीप को इतने सारे प्रायद्वीप है, इसलिए इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे यूरोप को। और प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस कॉन्टिनेंट को बोलते हैं, वो भी याद रखेंगे, वो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप है, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके ड्रेनेज पैटर्न को देखेंगे हम लोग। यूरोप के अगर हम ड्रेनेज पैटर्न के बात में अगर बात करें, ये ड्रेनेज पैटर्न, तो इसको अगर देखा जाए तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग उसको बोलेंगे जो एटलांटिक नदी प्रणाली बोल सकते हैं, वैसे नदियां जो एटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती हैं, तो उन नदियों को हम एटलांटिक नदी प्रणाली के में रखेंगे। दूसरा है भूमध्य सागरीय नदी प्रणाली, जो नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ जो है सो भूमध्य सागर में गिरती हैं, तो उसको हम भूमध्य सागरीय नदी प्रणाली में रख सकते हैं। और तीसरा है आपका सोवियत रूस की नदी प्रणाली, तो उसमें रूस में बहने वाली नदियों को तो रख सकते हैं। अब हम ये थ्योरी के माध्यम से देखेंगे इसके नदियों के बारे में। यूरोप की नदियाँ 12 मासी हैं, जो बर्फ़ के पिघलने या वेस्टर्लीज द्वारा लाई गई बारिश से पोषित होती हैं। इनमें से कई की उत्पत्ति आल्प्स में हुई है। भूमध्य सागर में बहने वाली नदियाँ अभी देखेंगे हम लोग, रोन, एब्रो और ये आपका रोन और एब्रो नदी है, जो फ्रांस और स्पेन में बहती है। उसके बाद इटली की पो नदी है, जो एड्रियाटिक सागर में गिरती है। इसके अलावा डेन्यूब, नीपर है, डॉन है, ये काला सागर में गिरती है। अभी हम लोग देखेंगे। इसके बाद एटलांटिक महासागर में कौन कौन नदी गिरती है उसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। ऐसे हम लोग मैप में देखेंगे अभी।
ग्वाडलक्विल जो स्पेन में बहती है, टैगस और डोरो ये पुर्तगाल, स्पेन दोनों में बहती है, लॉयर और सीन ये फ्रांस की नदियाँ हैं, और इसके बाद राइन, वेसर और एल्बे ये जर्मनी की नदी है, और कई नदियाँ जो है सो बाल्टिक सागर में बहती है। अभी हम लोग मैप में देखेंगे, जैसे विस्टूला हो गया या ऑडर नदी जो है ये आपका बाल्टिक सागर में गिरती है। उसके बाद टेम्स जो है इंग्लैंड की मुख्य नदी है, वो इंग्लिश चैनल में गिरती है। उसके बाद राइन और डेन्यूब जो नदी है वो अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, क्योंकि ये कई देशों से होकर गुजरती है, ये भी ध्यान रखेंगे, राइन और डेन्यूब। उसके बाद सीन नदी है जो फ्रांस में बहती है, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है सो इसी नदी पर बसा हुआ है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद वेसर और एल्बे जर्मनी, कई नदियाँ ये हो चुका है आपका। अब देखेंगे हम इस फिगर में नदियों की स्थिति, कौन नदी कहाँ पर है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आपको देखेंगे हम लोग कि ये जो नदियाँ हैं यहाँ पर, ये स्पेन में, ये स्पेन और पुर्तगाल का क्षेत्र है। यहाँ पर दो नदी बहती है, एक आपका यहाँ पे ड्यूरो नदी है, और यहाँ सॉरी टैगस, और यहाँ ड्यूरो नदी है। ये इसके अलावा यहाँ पे एब्रो नदी है जो यहाँ पे इधर गिरती है। ये दोनों अटलांटिक महासागर में, और ये नदी जो है सो इधर गिरती है, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद फ्रांस में भी यहाँ पे देख रहे हैं दो नदियाँ हैं। एक नदी ये आपका गैरोन और डोडोजीना ये नदी है जो अटलांटिक महासागर में गिरती है, जबकि जो रोन नदी है ये आपको भूमध्य सागर में गिरती है, ध्यान में रखेंगे। रोन नदी ये आपका फ्रांस की नदियाँ हैं। उसके बाद फ्रांस में एक और नदी है, ये सीन नदी है जो इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है। ये सीन नदी, इसी इसी नदी के किनारे आपका जो है सो पेरिस जो है, फ्रांस की राजधानी पेरिस ये बसा हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो इटली है, ये देख रहे हैं इटली, यहाँ पर एक नदी बहती है, पो नदी, ये देख रहे हैं आप लोग, पो नदी जाके एड्रियाटिक सागर में गिरती है। अगर हम ये तुलना करें इसको भारत से यहाँ पर, तो देखेंगे कि ये इटली का जो दक्षिण वाला भाग है, ये दक्षिण वाला भाग ये प्रायद्वीपीय भाग है। उसी तरह भारत का भी ये जो इलाका है ये प्रायद्वीपीय भाग है। तो ये दोनों में जो समता है वो देख रहे हैं हम लोग, दोनों में काफ़ी समता है। यहाँ पर आल्प्स पर्वत माउंटेन है फैला हुआ है, और भारत में देख रहे हैं आप लोग कि ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ हिमालय फैला हुआ है। तो दोनों जो सेम कैटेगरी में आ रहे हैं। ये भी मुर्दार पर्वत है, ये भी मुर्दार पर्वत है। अच्छा, यहाँ पे जो नदी गंगा निकल रही है और बंगाल के खाड़ी में गिरती है, उसी तरह यहाँ भी पो नदी निकल कर आपको ये एड्रियाटिक सागर में गिरती है। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे एकता है, जिसके चलते ये इटली को जो है सो इटली देश जो है सो यूरोप का भारत कहलाता है, ये भी याद रखेंगे। यूरोप का भारत किसको कहलाता है, कौन कहलाता है, तो इटली, याद रखेंगे इटली को ये यूरोप का भारत कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो पो नदी है, इसको ये आपका यूरोप में पवित्र नदी है। तो ये पवित्र नदी किसे कहा जाता है यूरोप में, तो पो नदी को याद रखेंगे, इटली का पवित्र नदी है ये। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक लंबी नदी बहती है, जो डेन्यूब नदी है। ये डेन्यूब नदी जो ब्लैक फॉरेस्ट, यहाँ से ब्लैक फॉरेस्ट है ये आपका जर्मनी में, तो जर्मनी से निकल कर ये नदी आपको बहुत सारे कंट्रीज से गुजरते हुए ये लास्ट में ब्लैक सी में मिल जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में गिर जाती है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। इधर ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और इधर ब्लैक सी में जाके गिर जाती है। ये जो नदी है ये कई देशों से होकर गुजरती है, जैसे यहाँ पे जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया,
चेकोस्लाविया, यहाँ पे चेकोस्लाविया से होके भी जाती है, यूगोस्लाविया से भी, रोमानिया से भी होकर, बुल्गारिया से। तो इस तरह से ये 10 देशों से होकर गुजरती है, इसलिए ये नदी इंटरनेशनल नदी कहलाती है यूरोप की। ये ध्यान में रखेंगे। ये डेन्यूब नदी, ये याद रखेंगे डेन्यूब नदी को। उसके अलावे यहाँ पे इस फिगर में नहीं दिया हुआ, यहाँ पे एक बोल्गा नदी आती है जो कैस्पियन सागर में गिरती है। यहाँ सबसे लंबी नदी बोल्गा। याद रखेंगे कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वोल्गा है। ये याद रखेंगे आप लोग, सबसे लंबी नदी बोल्गा है। ये 3,690 शायद 90 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये याद रखेंगे आप लोग। यानी कि बोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नदी है जो जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड से होते हुए जर्मनी होते हुए ये बेल्जियम, सॉरी नीदरलैंड में जाके उत्तरी सागर में ये अ, अ, चली जाती है ये नदी। तो यहाँ पे ये स्विट्ज़रलैंड के करीब से निकलती है और यहाँ पे वासिस पर्वत है और एक तरफ ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। इसके बीच जो भ्रंश है उससे होकर ये गुजरती है। ये महत्वपूर्ण नदी है यूरोप की, क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से ये नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बहुत सारी जो है सो जैसे कोयला, लोहा आदि का यहाँ पे इस नदियों का से आपका व्यापार होता है। इसलिए इसको कोयला नदी से ये भी विख्यात है, ये भी याद रखेंगे आपको। राइन नदी को कोयला नदी भी बोला जाता है। ये नदी जो है ये आपको वेस्टुला और ये ओडर नदी है जो आपको ये यहाँ पे गिरती है बाल्टिक सागर में। यहाँ पे बाल्टिक सागर है, यहाँ पे जाके गिरती है ये नदियाँ, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खाड़ी के बारे में। खाड़ी के बारे में देखेंगे तो प्रमुख खाड़ी यहाँ पे देख लेंगे आप लोग कौन कौन है। ये जो खाड़ी आप लोग देख रहे हैं, ये खाड़ी आपको गल्फ ऑफ बोथनिया, मतलब बोथनिया की खाड़ी ये कहलाता है, हम याद रखेंगे। जबकि हम लोग वहाँ पे अमेरिका में बूथिया खाड़ी था, यहाँ पे आपका ये बोथनिया की खाड़ी है ये। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये जो आपको फिनलैंड है, तो फिनलैंड और ये एस्टोनिया के बगल में एक खाड़ी है, ये आपका खाड़ी कहलाती है गल्फ ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड की खाड़ी है, ये रीगा की खाड़ी है, ये याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे प्रमुख खाड़ियों में आप ये देखिए, ये बिस्के की खाड़ी है, यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग। उसके अलावे यहाँ पे यहाँ पे भी बहुत सारे खाड़ियाँ हैं, इस तरह से देख लेंगे आप लोग चित्र में, मानचित्र में बहुत सारे खाड़ियाँ हैं, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्कैंडिनेवियाई और नॉर्डिक देशों में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि स्कैंडिनेविया कंट्री में कौन कौन, तो यहाँ पर देखेंगे कि स्कैंडिनेवियाई कंट्री में आपको स्वीडन, ये एरिया स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, ये जो कंट्री है ये स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और जब इसमें फिनलैंड, स्कैंडिनेवियाई कंट्री के बाद फिनलैंड, उसके बाद ये आपका आइसलैंड, इसको ये जो 3 कंट्री यहाँ पे, एक यहाँ पे 4 और एक 5, ये 5 कंट्री मिलकर जो है सो आपको नॉर्डिक कंट्री कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे। ये 3 जो हो गया, ये 3 कंट्री हो गया स्कैंडिनेविया कंट्री, और जब ये इसमें फिनलैंड और आइसलैंड को मिला देंगे तो हो जाएगा आपको नॉर्डिक कंट्री। जबकि ये देख रहे हैं यहाँ पे 3 कंट्री हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ 3 देश है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तीनों देश को जो है सम्मिलित रूप से इसको बाल्टिक देश कहलाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ बाल्टिक सागर है, इसके नज़दीक होने के कारण ये बाल्टिक देश कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग
इस तरह से हम लोग देखें कि यूरोप में बहुत सारी जानकारियाँ हम लोग प्राप्त किए। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इसका आंसर लिख के भेजेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को बोलते हैं? यूरोप का भारत कौन है? हज़ार झीलों का देश किसे कहा जाता है? हज़ार झीलों का देश यूरोप को एशिया में कौन-सा पर्वत अलग करता है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? यहाँ पर एक चीज़ छूट गया था, ये जो फ़िनलैंड कंट्री है, ये फ़िनलैंड कंट्री जो है, ये यहाँ पर हिमनदों के कारण बहुत सारे कम से कम 1 लाख झील पाए जाते हैं यहाँ पे, ये फ़िनलैंड में। इसीलिए पूरे विश्व में इसको झीलों का देश कहलाता है, ये ध्यान में रखेंगे, छूट गया था। झीलों का देश कहलाता है ये फ़िनलैंड जो है, ये झीलों का देश कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक करेंगे ज़रूर। धन्य